मालूम है, कल मैंने आपको फोटोसिंथेसिस की 2 साइकिल सिखाई। इसमें से एक है नॉन साइक्लिक। अगर आप नॉन साइक्लिक फॉलो करोगे तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर PS1 में कि PS2 में क्या निकलेगी? ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन और क्या प्रेजेंट होगा? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का कंपोजिशन यहाँ घटेगा कि बढ़ेगा? यानी इलेक्ट्रॉन जाएगा और प्रोटॉन का यहाँ पर बढ़ेगा। एक्चुअली यही प्रोटॉन है जो आपको H+ आयन के रूप में मिलते हैं। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर NaDPH बना, ये H+ कहाँ से आया? क्योंकि ये रिएक्शन एक साथ चल रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको रोक दिया, मैं एक दिखाऊंगा दूसरा नहीं दिखाऊंगा तो आपको मुश्किल आएगी। तो ये प्रोटॉन का माइग्रेशन और प्रोटॉन के माइग्रेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्या लेना देना है, इसको पहले ही समझ लिया जाए, नहीं तो बाद में तुम्हारे क्वेश्चन की मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। बोलते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन निकला है तो 100% प्रोटॉन पीछे छूटा है। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहा है तो प्रोटॉन एनर्जी लूज कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है तो प्रोटॉन एनर्जी गेन कर रहा है। इसका क्या होगा? फैन चालू हो, बंद करा दो भाई, बंद करा दो। देखो बेटा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सोर्स कौन है? हाइड्रोजन। जब आप इलेक्ट्रॉन की नजरों से देखने लगते हैं तो आपको ये दिखने लगता है, जब प्रोटॉन की नजरों से देखने लगते हैं तो आपको केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दिखने लगती है। तो अगर मैं प्रोटॉन की एनर्जी बता रहा हूं, इसका मतलब मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग है। If we are considering about the proton energy, we are actually considering the electron energy, because the source of electron and proton is different or same, that is known as hydrogen. तो इस पूरी हाइपोथेसिस के दौरान जब आप कहां से गुजरोगे? ETS। इस ETS पर आपको एक हाइपोथेसिस लगेगी, that is known as chemi-osmotic hypothesis. And this chemi-osmotic hypothesis, it will produce ATP. याद रखना, ये ATP का प्रोडक्शन प्रोटॉन ग्रेडियंट की बेसिस पर दिया गया है। एक्चुअली प्रोटॉन की एनर्जी बताने का मतलब है उसके बराबर की इलेक्ट्रॉन एनर्जी बताना है, दैट्स इट। ये बात लोगों को समझ में नहीं आती कि सर इलेक्ट्रॉन तो अलग गया, प्रोटॉन अलग गया, आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एनर्जी को एक ही क्यों बोलते हो? तो मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन तभी आया जब क्या प्रोड्यूस हुआ? प्रोटॉन। क्योंकि ये दोनों किससे प्रोड्यूस हुए? हाइड्रोजन। क्योंकि ये दोनों किससे प्रोड्यूस हुए? वाटर ना होता तो हाइड्रोजन ना होता तो इलेक्ट्रॉन ना होता तो प्रोटॉन। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देख रहा हूँ तो मुझे प्रोटॉन की अलग से देखने की जरूरत नहीं, और अगर मैं प्रोटॉन की देख रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन की अलग से देखने की जरूरत नहीं। ओके? क्यों? क्योंकि जो मैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के चेंजेस देखूंगा इलेक्ट्रॉन में, वही मैं प्रोटॉन की एनर्जी देखूंगा कहां पर? प्रोटॉन में। बिकॉज दोनों का सोर्स क्या है? खैर, फिर भी नहीं आ रहा है तो इतना सोचो कि जब बेटा इलेक्ट्रॉन कहां से गुजरेगा? ETS। तब क्या हो रही होगी? केमी-ऑस्मोटिक। और उस केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का क्या हो रहा होगा? ATP फॉर्मेशन। इसका कोई मतलब पूछे केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दुनिया में क्यों दी गई? फॉर द ATP सिंथेसिस। यानी कभी भी केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में लोग बोले तो बोलो दिस इज अ हाइपोथेसिस फॉर ATP सिंथेसिस। कहां पर? जहां पर ATP सिंथेसिस होगी वहां केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस होगी। शायद तुम भूल गए हो या फिर मैंने सही से नहीं पढ़ाया कि मैंने आपको फॉस्फोराइलेशन 2 प्रकार का पढ़ाया है। याद है? फॉस्फोराइलेशन 2 बार पढ़ा है। एक का नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, किसी को याद है? और एक का नाम फोटो फॉस्फोराइलेशन, याद है आपको? तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में है? नो सर। और बेटा फोटो फॉस्फोराइलेशन क्लोरोप्लास्ट में है। तो बताओ क्या केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस केवल माइटोकॉन्ड्रिया, केवल क्लोरोप्लास्ट की दोनों जगह? जहां पर क्या बनेगा? ATP, वहां पर कीमो नहीं बोलना,
जो लोग भी कीमो शब्द बोलेंगे वो गलत बोलेंगे। कीमो ऑस्मोटिक अक्सर बच्चे बोलते हैं। इट इज नॉट कीमो। केमियो बोल सकते हो, केमी बोल सकते हो। इट इज अ केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इट वाज गिवन बाय पीटर मिशेल। पीटर मिशेल। कई बार हम लोग माइकेली पढ़ते थे, मिकेली, मिटचेली, व्हाटएवर आप लोग के अपने अपने तरीके हैं। मैं इसे मिटचेली पढ़ता था, मिकेली पढ़ता था, पर उसका सही नाम है पीटर मिशेल। पीटर मिशेल ने केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दी थी। तो इतना पढ़ाने के बाद मैं 2 पैर पीछे करता हूं, मैं वापस लौटता हूं कि मैंने कुछ नहीं पढ़ाया केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। चलो, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इज द हाइपोथेसिस फॉर एटीपी सिंथेसिस। जहां जहां एटीपी सिंथेसिस होगी वहां पर केमी ऑस्मोटिक एटीपी का बनना इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। एटीपी का बनना इट इज फॉस्फोराइलेशन। तो एटीपी कितनी जगह बनता है? 2। एक कहां पर? दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरस। और पक्का? चलिए अब पेन रख देंगे। केमी ऑस्मोसिस के पहले मुझे ऑस्मोसिस शब्द चाहिए। अगर आप मुझे ऑस्मोसिस पढ़ाते हो, ऐसे ही मेरा मन कर रहा है, ऑस्मोसिस आ जाए तो मैं केमी ऑस्मोटिक की तरफ समझूंगा। ऑस्मोसिस आएगी ना? पक्का आएगी। चलो भाई, अपराजिता जी, व्हाट इज ऑस्मोसिस? पूरा नाम, पूरा मतलब तरीके से डेफिनेशन होनी चाहिए। हम लोगों ने बोला था कि इट इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू। सॉल्वेंट ही मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा थ्रू एसपीएम। व्हाट इज एसपीएम? और सॉल्यूशन की सॉल्वेंट। बिल्कुल सही बात कही, बैठ जाइए। ये ऑस्मोसिस। इसी शब्द से मैंने याद रखने के लिए मैं ये कर रहा हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो मैं प्रोसेस पढ़ा रहा हूं पीटर मिशेल ने भी ऐसे पढ़ाया, ऐसा नहीं। कई बार हम लोग निमोनिक्स बनाते हैं ना, फार्मूला बनाते हैं ना, वैसा करने के लिए मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि केमी ऑस्मोसिस में मुझे ऑस्मोसिस की फीलिंग आती है, क्योंकि सर यहाँ ऑस्मोसिस है, यहाँ केमी ऑस्मोसिस है। तो जैसे ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत है, वैसे केमी ऑस्मोसिस में भी मेम्ब्रेन की जरूरत है। मैंने सेमी परमेबल नहीं कहा, केवल मेम्ब्रेन की बात कही। इट इज द मूवमेंट ऑफ केमिकल। It is the movement of chemical from its higher concentration से केमिकल अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और ये मूवमेंट वाया मेम्ब्रेन हो। किसके द्वारा हो? जैसे ऑस्मोसिस में क्या चाहिए? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वैसे ही केमी ऑस्मोसिस में क्या चाहिए? मेम्ब्रेन। मैंने सेमी परमेबल बोला क्या? मैंने एसपीएम बोला क्या? मुझे केवल क्या चाहिए? मेम्ब्रेन। तो इट इज अ मूवमेंट ऑफ केमिकल। फिर से बोलो, मूवमेंट ऑफ केमिकल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू मेम्ब्रेन। पक्का? इट इज नोन एज केमी ऑस्मोसिस। बस इसमें मैं एक छोटी सी बात ऐड ऑन करूंगा कि मैं इस केमिकल का नाम बताने जा रहा हूं। दिस केमिकल इज प्रोटॉन। प्रोटॉन। जवाब दे पाओगे? The movement of proton from its higher concentration to the lower concentration of proton. मुझे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ प्रोटॉन को लेके जाना है।
और उसके बीच में क्या होनी चाहिए? चूंकि मैंने इसका नाम केमी ऑस्मोसिस रखा है, तो मैंने केमिकल का नाम बताना सजेस्ट किया। Which is this chemical is प्रोटॉन। तो मेरे बच्चे मुझे बताओ कि केमी ऑस्मोसिस में क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा? इट इज अ मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। पक्का? थ्रू मेम्ब्रेन। अब चूंकि ज्यादातर नेचुरल मेम्ब्रेन दे आर सेलेक्टिवली परमेबल। बोलो कैसे? और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन किसको पूरा जाने देती है? सॉल्यूट। और सारे सॉल्यूट को जाने, और खासकर कोई आयन हो तो जाने। इसलिए इस मूवमेंट के लिए मुझे चैनल की जरूरत है। किसकी जरूरत है? और उस चैनल का नाम होना चाहिए प्रोटॉन चैनल। प्रोटॉन चैनल। शायद अब डेफिनेशन फिर अच्छी से बनेगी। बना पाओगे? सो मत जाना, यहां हटाओ। थोड़ी देर ऐसे बैठने के बाद थोड़ी देर बाद नींद आती। आज मैं लो टोन पे हूं, इसका मतलब तुम सो ही जाओगे। तुम्हारी मर्जी। मैं आज सबसे मुश्किल टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपके चैप्टर का, फोटोसिंथेसिस का, इसलिए मुझे आज चिल्लाना नहीं। आज आपको समझना है, आपकी भी जिम्मेदारी है। इट इज अ मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन थ्रू मेम्ब्रेन वाया प्रोटॉन चैनल। वाया this is osmosis. It is a movement of solvent from higher concentration of solvent to lower concentration of solvent through chemical. It is osmosis जो मैं पहले पढ़ चुका हूँ, और आज मैं केमी ऑस्मोसिस पढ़ा रहा हूँ। It is a movement of chemical. फिर से बोलो, movement of chemical from higher concentration of chemical to lower concentration of chemical through membrane. Now this chemical का नाम प्रोटॉन। फ्रॉम हायर, इट्स अ मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन थ्रू मेम्ब्रेन वाया चैनल। दैट इज नोन एज प्रोटॉन चैनल। तो कोई मुझसे पूछे कि सर केमी ऑस्मोसिस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है? अगर आपको केमी ऑस्मोसिस करानी है तो आप क्या क्या जरूरी बातें समझते हो, क्या चीजें आपको चाहिए जो जिसकी वजह से केमी ऑस्मोसिस हो जाएगी? तो मैंने कहा देखो भाई, एक तो मुझे चाहिए प्रोटॉन का ग्रेडियंट। आई नीड प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो सबसे मुश्किल बात हो जाता है प्रोटॉन ग्रेडियंट समझना। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब होता है एक जगह पर मुझे प्रोटॉन हायर कंसंट्रेशन में चाहिए और एक जगह पर लोअर कंसंट्रेशन में चाहिए, और ये दोनों जगह सेपरेटेड होनी चाहिए मेम्ब्रेन से। So first requirement I need, फिर से बोलो, the first requirement I need। कोई पूछे what is proton gradient? I need proton must be at higher concentration at one place, that is separated by membrane, and in the other side of membrane it should be at lower। जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ये पोटेंशियल हायर से लोअर जाता है, वैसे ग्रेडियंट का मतलब ही होता है एक जगह हायर और एक जगह लोअर। सो आई नीड अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। दूसरी चीज जो मुझे चाहिए, इट इज अ मेम्ब्रेन। आई नीड अ मेम्ब्रेन। प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, मेम्ब्रेन मिल जाएगी। ओके। तीसरी चीज जो मुझे यहां पर चाहिए, इट इज प्रोटॉन पंप। ध्यान सुनना, मैंने पंप लिखा है, यहां पर क्या लिखा है? तो ये चैनल तो लिखा है, लेकिन सर आप पंप लिख रहे हैं। हाँ लिख रहा हूं मैं, तो आपको लिखना पड़ेगा आई नीड प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन पंप, एज वेल एज आई नीड प्रोटॉन चैनल। प्रोटॉन चैनल भी चाहिए, प्रोटॉन चैनल। और ये और बात है कि इन प्रोटॉन चैनल के साथ एक एंजाइम एसोसिएटेड है, दैट इज नोन एज एटीपी सिंथेटेज। तो प्रोटॉन चैनल और एटीपी सिंथेटेज कभी कभी एक ही बात मानी जाती है, यानी आई नीड प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन चैनल, एटीपी सिंथेटेज, मेम्ब्रेन, प्रोटॉन ग्रेडियंट।
अगर मुझे ये 4 चीजें मिल जाएं तो मेरी ऑस्मोसिस नॉर्मल ऑस्मोसिस होगी। केमी चलो, केमी ऑस्मोसिस को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम पीटर मिशेल ने केमी ऑस्मोसिस पढ़ाई। और केमी ऑस्मोसिस पढ़ाते वक्त उन्होंने कहा कि जहां भी एटीपी का फॉर्मेशन होगा, क्या वहां पर केमी ऑस्मोसिस होगी। और ये केमी ऑस्मोसिस होने के लिए आपको 2 जगह बताएंगे, क्योंकि एटीपी 2 जगह बनती है। एक कहाँ पर, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक पक्का। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों जगह जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस लग रही है, उस केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए कितनी रिक्वायरमेंट? 4। बिना देखे पता पाओगे? एक मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन चैनल एंड प्रोटॉन, इसमें एटीपी सिंथेटेस चैनल के साथ है, पंप के साथ है। बोलते हैं ये प्रोटॉन ग्रेडियंट भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं और क्लोरोप्लास्ट में भी मिलते हैं। बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर सबको याद ही होगा, एक इन आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर। अगर इनर मेम्ब्रेन आपको याद है तो इसमें से इनर मेम्ब्रेन इज स्मूथ की फोल्डेड। तो बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है तो वो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, कहां पर? यहां पर बढ़ती है। इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस पे प्रोटॉन बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि आपको केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए हर हाल में प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए। और माइटोकॉन्ड्रिया में जब भी प्रोटॉन की जरूरत बनेगी वो कहां पर बनते हैं? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। अच्छा, ये टॉपिक पूरा रेस्पिरेशन का है, मतलब अगले चैप्टर का है। यानी अगले चैप्टर में मैं फिर से केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पूछूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं। क्यों पढ़ाऊंगा? यहाँ तो यहाँ समझ लीजिएगा, वहां मैं पूछूंगा। इसका मतलब रेस्पिरेशन में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी बेटा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस लगेगी। और वहां पर भी क्या चाहिए होगी? वहां पर आज जो मुझे ऑर्गन मिल रहा है, ऑर्गेनेल मिल रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्लोरोप्लास्ट, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, दोनों स्मूथ हैं। क्या यहाँ थैलाकॉइड है? आप ध्यान सुनो, आज तक मैंने थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर इतने डिटेल में नहीं बताया, आज बता रहा हूँ। थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन का नाम होता है लैमेला। फिर से बोलो, यस, स्ट्रोमा लैमेली नहीं, फिर से बोलो। और लैमेला की जो मेम्ब्रेन है सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल नहीं है। कैसी है? सिंगल। और लैमेला के बाहर है स्ट्रोमा। भूल ही गए होगे तुम, याद है? बहुत सारी थैलाकॉइड का नाम ग्रेना। हर थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन का नाम लैमेला। पक्का? इसका मतलब लैमेला के बाहर। अब लैमेला के अंदर जो है इट इज लूमेन। बोलो क्या नाम है? This is known as lumen। तो बताओ, इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जिसका नाम लैमेली है, इस लैमेली की 2 पार्टीशन हो गए। लैमेली के अंदर, लैमेली के बाहर, लैमेली के अंदर। अंतर यह है कि यहां पर प्रोटॉन ग्रेडियंट इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में बनते थे, यहां प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेंगे लैमेला के अंदर, बाहर के अंदर। और लैमेला के अंदर मतलब कहां पर? ल्यूमेन। और आपको ल्यूमेन में प्रोटॉन ज्यादा मिलेंगे, स्ट्रोमा में, क्योंकि एक तरफ प्रोटॉन चाहिए ज्यादा और एक तरफ कम। और बीच में क्या चाहिए? मेम्ब्रेन। यहां पर मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन और यहां पर मेम्ब्रेन है लैमेला। यानी दोनों बार प्रोटॉन ग्रेडियंट है, दोनों बार मेम्ब्रेन है, लेकिन एक बार मेम्ब्रेन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस और एक बार प्रोटॉन मेम्ब्रेन के अंदर। और मेम्ब्रेन के अंदर तो बताओ कौन? लूमेन। और जिन लोगों को ये स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता ना, वही मरते हैं। इसलिए मैं 3 बार पॉज करके आपको सिखाऊंगा, 3-4 बार, जब तक आपको आ ना जाए। बताइए, ऑस्मोसिस याद है? हटा देते हैं इसको, हटा दें। ऑस्मोसिस याद है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन।
थ्रू सेमी परमिएबल। पक्का हो गया, बहुत बढ़िया। फिर मैंने बोला केमियोस्मोसिस याद है, मूवमेंट ऑफ केमिकल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर थ्रू मेम्ब्रेन। पक्का। फिर मैंने उस केमिकल का नाम बताया, दैट इज अ प्रोटॉन। So movement of proton from its higher concentration to its lower through membrane via proton channel। तो कितनी चीजें चाहिए? रट्टा मारा, दिख रही है? एक तो प्रोटॉन ग्रेडियंट, हायर कंसंट्रेशन और लोअर। दूसरा मेम्ब्रेन चाहिए। तीसरा प्रोटॉन पंप और चैनल चाहिए। प्रोटॉन पंप और प्रोटॉन एटीपी सिंथेटेज है। यस। 4 चीजें चाहिए तो केमियोस्मोसिस हो जाएगी। केमियोस्मोसिस एक जगह की 2 जगह? माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, क्लोरोप्लास्ट में भी है। एक में इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है और एक में मेम्ब्रेन के अंदर इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस और मेम्ब्रेन के अंदर। देखो मुझे माफ करना, मैं एक बार में तुम्हें चीजें नहीं सिखा पाता हूँ। फिर से देखो, क्या आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा? क्या आपको क्लोरोप्लास्ट दिखा? क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन दिखी कि आउटर? क्या आपको इनर मेम्ब्रेन दिखी? थैंक यू वेरी मच। क्या यहां पर आपको थाइलाकॉइड दिख रहा है? बहुत सारे थाइलाकॉइड दिख रहे हैं। इनका नाम? ग्रेना दिखा? इसमें से किसी एक थाइलाकॉइड को देखा? तो बताओ ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या ये आपका थैलाकॉइड है? अब बताओ ये क्या है? वाह मेरे बच्चे, शाबाश। स्ट्रोमा है। क्या ये मेम्ब्रेन है? इसका नाम लैमेला है। अब बताओ ये क्या है? पक्का। अब मैं इसको भी बड़ा करूंगा। किसको बड़ा करूंगा? क्लोरोप्लास्ट की ल्यूमेन को। पक्का। तो लेट सपोज हटा दें इसे, पूरा का पूरा ये बोर्ड जो भी डिजिटल बोर्ड है, इज अ क्लोरोप्लास्ट। पक्का। और उस क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे थैलाकॉइड और मैं उसमें से एक उठा रहा हूं। कितना? एक। और वो रहा, ये रहा थैलाकॉइड जो आपके सामने रखने जा रहा हूं। दिस इज द सेम थैलाकॉइड। आप बताओ ये क्लोरोप्लास्ट बनाया मैंने कि थैलाकॉइड? तो जब मैं थैलाकॉइड को बड़ा करूंगा तो बताओ ये मेम्ब्रेन दिखेगी आपको? एंड नाउ दिस मेम्ब्रेन इज, पता नहीं क्या ये लैमेला है? लैमेला सिंगल मेम्ब्रेनस है कि डबल? सर यहां तो 2 दिख रही। इट इज नॉट 2 मेम्ब्रेन, इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन। तो सर इतनी चौड़ी दिख रही है। यस। अब मैं किसी से पूछूं कि बताओ आपके बगल में जो दीवार है वो एक दीवार है कि 2? तो पर क्या इसकी 2 साइड है? एक इनर और एक आउटर। तो क्या ये लैमेला एक मेम्ब्रेन है? और इसकी कितने साइड है? 2। एक इनर और एक आउटर। तो याद रखना, दिस इज अ लैमेला और दिस इज अ स्ट्रोमा। बोलो ये क्या है? स्ट्रोमा। तो बताओ मेम्ब्रेन के कितने साइड? 2। एक आउटर साइड, फिर से बोलो। और आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज नोन एज स्ट्रोमा की स्ट्रोमा साइड। स्ट्रोमा साइड। मेम्ब्रेन का नाम है स्ट्रोमा साइड और ये क्या है? स्ट्रोमा। अगर हम पूछूं ये क्या है? ये क्या है? स्ट्रोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन। पक्का। नाउ व्हाट इट इज? ल्यूमेन। ये ल्यूमेन है सर, लेकिन दिस इज अ ल्यूमेन साइड। कहो तो तुम इसको चाहे कुछ भी बोल दो, लेकिन चाहे इनर बोल दो चाहे आउटर। इनर बोलते ही ऐसा फीलिंग होता है कि इसकी 2 मेम्ब्रेन है, एक इनर और एक आउटर। नो, इट्स नॉट 2 मेम्ब्रेन, इट्स अ 1 मेम्ब्रेन। और 1 मेम्ब्रेन के कितने साइड? एक इनर साइड और एक आउटर साइड। बहुत ज्यादा अगर दिक्कत ना हो तो मुझे एक बार फिर से बता दो। बताइए, क्या ये पूरी की मेम्ब्रेन का नाम लैमेला है? 2 मेम्ब्रेन है? 2 फिर इसकी 2 साइड है, एक और एक। इनर साइड का नाम लूमेन साइड है, आउटर साइड का स्ट्रोमा।
तो ये है ल्यूमेन साइड, वो है स्ट्रोमा साइड। अच्छा, अब कुछ बातें याद करो। जब आई आ रही गुरु, यस सर, आपको याद होगा कि पिगमेंट कहां पर रहते हैं? मेम्ब्रेन। ये वही थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है जहां पर कौन रहते हैं? पिगमेंट। पिगमेंट अकेले रहते हैं कि ग्रुप में? ग्रुप का नाम फोटोसिस्टेम। कितने प्रकार के? एक और एक PS2, एक PS1 और एक PS2। इसका मतलब PS1 भी यहीं रहता होगा, PS2 भी यहीं रहता होगा। नो सर। तो बताओ फोटो सिस्टम 1 और 2 कहाँ रहते हैं? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। कहाँ पर? अब मैं एक इमेजिनेशन के साथ बताना चाहता हूं कि द इनर मेम्ब्रेन साइड ऑफ द थैलाकॉइड, यहां पर PS2 रहता है। कौन रहता है? PS2। आउटर साइड की इनर साइड? इनर साइड। और इस इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन से लेकर के पूरी जेड स्कीम में मैं प्रोटॉन ग्रेडियंट ढूंढने आया हूं। क्या ढूंढने आया हूं? जो आप अपनी बुक में समझ नहीं पाते, मैं उसको पढ़ा भी दूंगा। यानी मैं प्रोटॉन ग्रेडियंट ढूंढने आया हूं, मतलब एक तरफ प्रोटॉन ज्यादा और एक तरफ प्रोटॉन। बताइए, PS2 आउटर साइड की इनर साइड ऑफ लैमेला में PS2 है। इस PS2 में पड़ी सनलाइट। क्या पड़ी? सनलाइट। आगे तो मुझे बताओ, नहीं पढ़ा, बता पाओगे? क्या निकला? इलेक्ट्रॉन निकला। और इलेक्ट्रॉन निकल के गया प्राइमरी एक्सेप्टर। फिर से बोलो, प्राइमरी एक्सेप्टर। इट इज लिविंग इन द आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब स्ट्रोमा में कि स्ट्रोमा साइड? बहुत ध्यान सुनना। कोई मुझे बोले कि प्राइमरी एक्सेप्टर स्ट्रोमा में रहता है, गलत जवाब। स्ट्रोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन। खैर, इलेक्ट्रॉन निकला, आप हिल गया कि डाउन? क्या इसने अपनी ऑर्बिट छोड़ दी? ऑर्बिट छोड़कर ये कहां गया? आप हिल गया। आप हिल पहुंचने के बाद ये प्राइमरी एक्सेप्टर पहुंच गया। अब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि PS2 पे ये इलेक्ट्रॉन वापस लौट के आएगा। अगर नहीं आएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए वाटर आएगा। और वाटर जो आएगा वो क्या करेगा? याद है क्या यहाँ पर वाटर ब्रेक होगा? क्या निकलेगी? क्या बचेगा? हाइड्रोजन। क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। क्या पंप होगा? प्रोटॉन कहाँ छोड़ जाएगा? जहां PS2 है। PS2 कहाँ है? ल्यूमेन साइड के स्ट्रोमा साइड। तो बताओ प्रोटॉन कहाँ छोड़ दिए? तो ल्यूमेन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन घटेगा कि बढ़ेगा? कल मैंने मजाक में कहा था, लेकिन बात सही है। जितना मूंगफली खाओगे छिलका उतना घटेगा कि बढ़ेगा? मूंगफली इज इलेक्ट्रॉन, छिलका इज प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ बढ़ने लगा? पक्का? तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने की पहली कहानी है, इट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अगर कोई बोले फोटोलिसिस ऑफ वाटर से प्रोटॉन बनेंगे, यस। जितना ज्यादा फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा उतना ज्यादा प्रोटॉन बनेंगे, यस और नो? और ये प्रोटॉन कहाँ छोड़े जाएंगे? नींद आ रही ना? हाँ, नींद है। याद रहे, प्रोटॉन कहां पर बढ़ने लगे? जितनी सनलाइट पड़ती जाएगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे। उन इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए वाटर टूटता रहेगा। वाटर टूटते टूटते क्या देगा? इलेक्ट्रॉन। क्या बढ़ते जाएंगे? प्रोटॉन। प्रोटॉन का ढेर घटेगा कि बढ़ेगा? कहां पर? ल्यूमेन। आप सुनो आगे की कहानी। यही प्रोटॉन जब पहुंचेगा प्राइमरी एक्सेप्टर पे, तो प्राइमरी एक्सेप्टर यही इलेक्ट्रॉन जब प्राइमरी एक्सेप्टर पे पहुंचेगा, प्राइमरी एक्सेप्टर इस इलेक्ट्रॉन को देगा PQ। किसी को याद है व्हाट इज PQ? आपने कहा था एनसीईआरटी में प्लास्टोक्विनोन नहीं है। अब अपनी एनसीईआरटी बुक देखो।
इस डायग्राम में तुम्हें PQ दिखाई पड़ेगा, है? तो जैसे ही बेटा इलेक्ट्रॉन आपने प्लास्टोक्विनोन को दिया, ध्यान सुनो वरना मरोगे, मैं तो हर साल पढ़ा के बची गया। प्लास्टोक्विनोन इज नॉट अ इलेक्ट्रॉन कैरियर, इट इज अ हाइड्रोजन कैरियर। कैसा कैरियर है? और इसको चाहिए हाइड्रोजन। मजाक मजाक में मैं बोल रहा हूं पर ध्यान सुनो। ये भैया मूंगफली चाहते हैं और आप इनको क्या दे रहे हो? दाना। इनको और क्या चाहिए? छिलका। अगर दाने में और क्या मिल जाए? छिलका, तो क्या हो जाएगी? आप इन्हें इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, ही इज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर और हाइड्रोजन कैरियर। इन्हें आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन को कैरी, इनको कैरी करना है हाइड्रोजन। क्या कैरी करना है? और हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन में क्या जोड़ा जाए? प्रोटॉन। हाँ? और वो प्रोटॉन वहीं से उठाएंगे जहां पर ये है। ये इनर साइड में क्या होगा? फिर से बोलो। तो इन्होंने कहा भैया मुझे इलेक्ट्रॉन मिला, आई नीड प्रोटॉन, तो मैं प्रोटॉन उठा लूंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि सर स्ट्रोमा में प्रोटॉन कहां से आया? इसमें तो हवा थी। नो, स्ट्रोमा इज प्रोटीन फिल्ड कैविटी, याद है? और इस प्रोटीन फिल्ड कैविटी में लिक्विड है, उन लिक्विड में एसिड भी है, बेस भी। इसका मतलब वहां पर H+ आयन है। तो इन भाई साहब ने प्रोटॉन का जुगाड़ कर लिया, क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन मिल रहा था और इलेक्ट्रॉन मिलकर इन्होंने प्रोटॉन का जुगाड़ कर लिया और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलाकर हाइड्रोजन पैदा किया और इन्होंने PQ से बनाया PQH। व्हाट इज PQH? हाइड्रोजन रिड्यूस्ड प्लास्टोक्विनोन, क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन कैरी करना था कि हाइड्रोजन। फिर से सुन लो, यही सबसे मुश्किल स्टेप है। इसी को लोग बार बार घूम घूम के पूछते, सर नहीं आया। फिर से बताओ, फिर से सुनो। प्राइमरी एक्सेप्टर, वो प्राइमरी एक्सेप्टर जो आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में है, मतलब स्ट्रोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन में है, उसने इलेक्ट्रॉन ऐसे बंदे को दिया जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है ही नहीं। फिर क्या है? हाइड्रोजन कैरियर। और आप उसे क्या दे रहे हो? इलेक्ट्रॉन। और वो क्या मांग रहा? हाइड्रोजन। आप उसे क्या दे रहे हो? इलेक्ट्रॉन। उसने कहा भैया हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि हम प्रोटॉन छोड़ आए हैं। अभी तो हम केवल कहां दे सकते हैं? इलेक्ट्रॉन। और कह रहे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन से हमारा पेट भरने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अलावा मुझे प्रोटॉन भी चाहिए। दोनों मिलाकर क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। तो बोले इलेक्ट्रॉन हमसे ले लो, प्रोटॉन किसी और से ले लो। बोले किससे ले ले? जहां रहते उसके बगल वाले से मांगो। वो रहते किस साइड में? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा साइड से उन्होंने क्या चुराया? कहां से चुराया? स्ट्रोमा से चुराया। स्ट्रोमा से प्रोटॉन चुराया, इलेक्ट्रॉन में ऐड किया, हाइड्रोजन कैरियर। पक्का? इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन पहुंचा ETS में। किसी को ETS याद है? एंड द ETS इज मेड अप ऑफ, कुछ तो करना पड़ेगा। नाउ द ETS इज मेड अप ऑफ साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6। बातें मत करो पुरुषार्थ बाबू, मामला बिगड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं। तो प्लास्टोक्विनोन ने अपना पूरा हाइड्रोजन, पूरा का पूरा हाइड्रोजन साइटोक्रोम को दे दिया। ले लो हाइड्रोजन। अब साइटोक्रोम कहते हैं भैया तुम हाइड्रोजन कैरियर होगे, हम हाइड्रोजन कैरियर, हम क्या? और ये दुर्भाग्य है कि हम इनर साइड में बैठे। कहां बैठे? आउटर साइड में बैठे। तो जो तुमने हाइड्रोजन दिया है, उस हाइड्रोजन से हम अपने काम की चीज निकाल लेंगे, और हमारे काम की चीज क्या है? पर तुमने दिया क्या है? तो हमारे लिए एक्स्ट्रा क्या है? अब हम प्रोटॉन वहीं छोड़ेंगे जहां पर हम हैं। हम कहां? पक्का? पहले से ही प्रोटॉन यहां पर थे। ध्यान सुनना, कम थे कि ज्यादा? और प्रोटॉन लाए गए लॉन्ग कंसंट्रेशन अगेंस्ट, फिर से अगेंस्ट कंसंट्रेशन के लिए कैरियर प्रोटीन की जरूरत होगी। उसका नाम क्या होगा? पंप। इस पंप का नाम प्रोटॉन पंप। 4 चीजें जरूरी थी, भूल गए? याद है? पहला प्रोटॉन ग्रेडियंट, दूसरा मेम्ब्रेन, तीसरा प्रोटॉन पंप। अभी प्रोटॉन पंप मिला। तो व्हाई वी नीड प्रोटॉन पंप? टू जनरेट द प्रोटॉन ग्रेडियंट।
टू जनरेट द इनसाइड द ल्यूमेन। यही क्या कम था कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर से प्रोटॉन आ रहे थे और प्रोटॉन आ गए। कहां से आए? यहाँ से। इसको मैं क्या लिखता हूं? आपकी बुक तो बड़ी लैंग्वेज लिखती है, इसे मैं लिखता हूं एक्टिव पंपिंग। व्हाई एक्टिव? क्योंकि अगेंस्ट कंसंट्रेशन हुआ है। इट इज एक्टिव पंपिंग ऑफ प्रोटॉन। एक्टिव पंपिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन। ये लोग समझ नहीं पाते कि फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन क्यों बोल रहे हो। मैं कहता हूं तुम चाहे कितनी भी कलाकारी कर दो, तुमने किया कुछ नहीं है। जो प्लास्टोक्विनोन ने प्रोटॉन चुराया था वो तुमने स्ट्रोमा को लौटाने की बजाय वो प्रोटॉन किसको दे दिया? साइटोक्रोम B6F। और उस प्रोटॉन से उन्होंने क्या निकाला? इलेक्ट्रॉन। क्या पंप कर दिया? प्रोटॉन। तो ये एक्चुअली कहां से उठाया गया? स्ट्रोमा से। कहां फेंक दिया गया? और पैसिवली की एक्टिवली? तो दिस टोटल सीक्वेंस इज नोन एज active pumping of proton from stroma to lumen and it requires channel or pump. नहीं आया ना? आया? ये बात नहीं समझ में। पहला बताओ, पहला पॉइंट क्या है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर। दूसरा पॉइंट, पहले एनसीईआरटी की लैंग्वेज बोलते हैं ताकि आपका मन अच्छा हो जाए। बताओ, PS2 से गया इलेक्ट्रॉन कहां गया? प्राइमरी एक्सेप्टर इनर साइड की आउटर साइड? स्ट्रोमा साइड पर है। प्राइमरी एक्सेप्टर ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? इलेक्ट्रॉन कैरियर के हाइड्रोजन कैरियर। और हाइड्रोजन कैरियर भी इनर साइड है कि आउटर साइड? उसको आपने क्या दिया? इलेक्ट्रॉन। फिर से बोलो। और जो इलेक्ट्रॉन दिया उस इलेक्ट्रॉन को और उसने किससे जोड़ा? प्रोटॉन। प्रोटॉन कहां से उठाया? जहां वो है। और वो कहां है? तो स्ट्रोमा से प्रोटॉन उठाया, प्रोटॉन में क्या जोड़ा? इलेक्ट्रॉन। क्या बनाया? प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन। प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन से कहा गया तुम भी तो पास करो। बोला हाँ, मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन। आई विल पास द हाइड्रोजन। साइटोक्रोम ने कहा मैं EDS हूं। मैं क्या हूं? मेरे बारे में लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मैं हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट, यानी मैं इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं। तो मुझे दे क्या रहे हो? हाइड्रोजन। तो मेरा हाइड्रोजन मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तुमने मुझे मूंगफली दी है, मुझे क्या चाहिए? दाना मैं निकाल लूंगा, क्या छोड़ूंगा? प्रोटॉन। कहां पर छोड़ूंगा? जहां मैं हूं। मैं कहां? तो मैं पहले से ही वहां पर प्रोटॉन देख रहा हूं, बहुत है, मैं और डाल रहा हूं। अलोंग क्या है? क्या ये पंपिंग है? इसी पूरी लैंग्वेज को मैं लिखता हूं एक्टिव पंपिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन। नहीं है? इसके बाद भाइयों बहनों, इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है इट विल पास इनटू PS1। किसमें पास होगा? PS1। भूल गए होंगे आप लोग? PS1 में पास हो और PS1 से जाएगा प्राइमरी एक्सेप्टर। फिर से बोलो। और प्राइमरी एक्सेप्टर इस इलेक्ट्रॉन को देगा NADP+। याद है? और आपको मालूम है NADP+ अगेन इलेक्ट्रॉन कैरियर के हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन। और आप उसे क्या दे रहे हो? इलेक्ट्रॉन। और उसे क्या चाहिए? हाइड्रोजन। और ये भी रहता है आउटर साइड की इनर साइड? आउटर साइड। इसने फिर से क्या चुराया? प्रोटॉन। हाँ, किसमें जोड़ा? इलेक्ट्रॉन। क्या बनाया? NADPH। क्या बनाया? नो डाउट इसने NADPH बनाया, लेकिन कहां से प्रोटॉन उठाया? लेकिन ये प्रोटॉन ल्यूमेन में नहीं गया। लेकिन भैया बाहर तो कम हुआ। ग्रेडियंट तो दोनों तरीके से बनेगा, या तो ल्यूमेन में बढ़ने लगे या तो स्ट्रोमा में कम। नहीं सर, फिर से सर, देखा तुमने छोड़ दिया, अब तुम फिर ऐसे कर रहे हो। यही ध्यान से सुना करो। और नहीं तो 3-3, 4-4 बार घंटों सुनील सर ने इसे पढ़ाया, फिर बच्चे कहते हैं अब हमसे ना आ पाएगा। फिर से सुनो। अंततः साइटोक्रोम वाला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोड़कर आगे बढ़ा। कहां गया? PS1। PS1 में सनलाइट पड़ी, कहां गया? प्राइमरी एक्सेप्टर से कहां गए? NADP फिर से इलेक्ट्रॉन करेंगे हाइड्रोजन। उसे क्या चाहिए? हाइड्रोजन। तुम दे क्या रहे हो? इलेक्ट्रॉन। और वो भी रहता है आउटर साइड की इनर से? आउटर साइड। उसे क्या चाहिए?
हाइड्रोजन दिया क्या, इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या और मांगेगा, प्रोटॉन। जहां है वहीं से, कहां से, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा से प्रोटॉन चुराएगा, इलेक्ट्रॉन में मिलाएगा, क्या बना लेगा, NADPH। इनका काम पूरा हो गया। इन्होंने प्रोटॉन चुराए हैं, कहां से, स्ट्रोमा से। इन्होंने भी प्रोटॉन चुराए हैं, कहां से, स्ट्रोमा। इन्होंने प्रोटॉन से, स्ट्रोमा से चुराया, लेकिन अंदर पहले से ही ज्यादा था, लेकिन यहाँ कम होने लगा। कम होने की वजह से कहाँ कम होने लगा, स्ट्रोमा, कहाँ बढ़ने लगा, तो ल्यूमेन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन घटा कि बढ़ा। H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ने पर pH बढ़ी कि घटी, घटी। तो बताओ ल्यूमेन एसिडिक होने लगा कि बेसिक, एसिडिक। ये हटाओ। तो बताओ 3 वजह जिनकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। मैंने बढ़ता नहीं बोला, बनता है। और प्रोटॉन ग्रेडियंट बन दोनों ही तरीके से सकता है, या तो यहाँ बढ़ा दो या तो यहाँ कम। 2 प्रोसेस है जो यहाँ पर बढ़ा रहे और 2 प्रोसेस है जो वहां घटा रहे। क्या 3 प्रोसेस में 4 कैसे हो सकता है? क्योंकि एक प्रोसेस ऐसा है जो वहां घटा भी रहा है, यहाँ बढ़ा नहीं आया। 2 प्रोसेस है जो यहाँ, एक कौन, फोटोलिसिस, और एक एक्टिव पंपिंग। और 2 प्रोसेस है जो वहां घटा रहा है, एक एक्टिव पंपिंग। तो याद रखना, तीसरी वजह जिससे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, इट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन बाय NADP+। और द NADPH रिडक्टेज। और वो 3 वजह जिसकी वजह से प्रोटॉन यहाँ बढ़ने लगा, वो तीनों वजह आपके सामने आ गई। और ये तीनों वजह NCERT में बहुत डिटेल में लिखी गई हैं, जिनको बच्चे कहते हैं कि सर समझ में नहीं आता क्या लैंग्वेज लिखी है। तो मैं इतना पढ़ाने के बाद एक जहमत और उठाऊंगा, वो तुम जानते हो क्या, NCERT की लाइन पढ़ने के लिए। तो आइए NCERT की लाइन पढ़ लें, ताकि आप इस चैप्टर में प्लास्टोसाइनिन, हाँ बेटिया वो प्लास्टोसाइनिन के थ्रू ही जाएगा, लो खुश हो जाओ। लो यहाँ पर PC दे रहे हैं, खुश। हाँ भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसमें जो त्रुटियां हों उसमें क्षमा। पेज नंबर 213। पहले सब कुछ छोड़ के ये लिखो, नहीं तो मैं इसे मिटा दूंगा तुरंत। मिटा दें तो इसी वजह से ना, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। अब तुम करोगे मम्मी कसम है, इधर उधर नोटबुक देखी, बुक देखी, सबको मम्मी कसम है। बताओ ये क्लोरोप्लास्ट बनाया कि थैलाकोइड? मुझे पूरा विश्वास है कि मैं तुमसे ये बात लिखवा लूंगा, बनवा लूंगा। बताओ ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन 2 हैं? 2 की एक है। और तुम्हें पता बेटा मेरे को एक बीमारी है, इसका नाम है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, STML। और मैं हर 15 मिनट में भूल जाता हूं मैंने क्या पढ़ाया। आइला मैंने कुछ पढ़ाया, ये क्लोरोप्लास्ट है, थैलाकोइड है। अच्छा बताओ, ये थैलाकोइड के बाहर ये कौन है? तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये सब स्ट्रोमा है। बड़े अच्छे बच्चे हैं। अच्छा बताओ, ये मेम्ब्रेन का नाम? नहीं सर, ये सड़क है, इस पे दौड़ना है, 400 मीटर का ट्रैक है, इस पे दौड़ते हैं सब। नहीं, ये है लैंड, इसकी 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर, एक ये वाली स्ट्रोमा साइड, ये वाली
मेम्ब्रेन कितनी है? अब मुझे पक्का विश्वास है कि बच्चा बता देगा मेरा सब। बताइए यहाँ पर PS2 की PS1? बेटा बिल्कुल बदतमीजी मत करना, क्योंकि तुम्हारा टॉपिक खराब होगा, मेरा नहीं, मेरा कुछ नहीं कर रहा। नहीं चुप रहा, इधर उधर की बातें होने लगती। फिर सनलाइट पड़ी, कौन निकला? हमें चिल्ला कर आज खिचड़ी ज्यादा खाए। प्राइमरी एक्सेप्टर पर पहुंचा। नहीं पूछूंगा नहीं कहा। अच्छा जब बड़े खुश। जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, इलेक्ट्रॉन की कमी यहां आई, पानी टूटेगा, मरो। क्या निकलेगी? क्या बचेगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा, प्रोटॉन बचेगा। जितना मूंगफली खाओगे प्रोटॉन बढ़ेगा। हम टीचर्स ने अपने स्टूडेंट को बर्बाद कर दिया। पता है, मैं एक बार एलन गया, वंस, केवल विजिट करने गया। अभी पिछले साल गया कि एलन कैसा है। वहां पर मेरे एक दोस्त थे, वहां पर पढ़ाते थे, तो मैं देखा मैंने क्लासेस। तो एलन की जो सबसे बड़ी क्लास है वो शायद अपनी क्लास की 1/3 होगी, 1/3 होगी। और हमारे काका देव का अगर एक भी जानवर वहां पहुंच जाए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, तो जस्ट बगल में एक क्लास की बगल में दूसरी क्लास होती है। और अगर हमारे यहाँ का एक जानवर भूल जाए, यस बगल वाला फिजिक्स पढ़ा के भाग आएगा भाई साहब, ये क्या कर रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ तो मेरे जैसे टीचर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर बार पूछेंगे अब बताओ क्या होगा। यस जब तक कि हवा भर के चिल्लाना लो जय माता की, तब तक फील नहीं होता कि हम पढ़ रहे हैं ना। कौन है? एकदम सा लो इंटेंसिटी, कोई जरूरत नहीं, तुम पढ़ चुके, तुम्हें आता है, एकदम श्योर नहीं होना चाहिए। वाटर से ऑक्सीजन निकली, हाइड्रोजन बचा, इलेक्ट्रॉन यहां गया, प्रोटॉन यहां बनने लगा। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा प्रोटॉन ग्रेडियंट का, फोटोलिसिस। मैं दोबारा ये क्यों कर रहा हूं? जब एक ही काम को दोबारा क्यों किया? क्योंकि इस बार तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है। और कुछ लोगों ने कहा कि सर आपने मिटा क्यों दिया? अब बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन गया प्राइमरी एक्सेप्टर पर, प्राइमरी एक्सेप्टर ने ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन को दिया, और जो एक हाइड्रोजन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर की हाइड्रोजन, और आप उसे क्या दे रहे हो? इलेक्ट्रॉन। क्या वो कुछ चुराएगा? क्या? कहां से चुराएगा? स्ट्रोमा से प्रोटॉन चुराएगा और अपना भेष बदलेगा। और प्लास्टोक्विनोन ये ऑक्सीडाइज की रिड्यूस। फिर हमने कहा भैया तुम इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हो, तुम भी तो वापस करो। उन्होंने कहा करते हैं। उन्होंने ये इलेक्ट्रॉन दिया साइटोक्रोम B6 और F। साइटोक्रोम B6 और F एक्चुअली ये ETS बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया कि हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लोग, किसके लोग बेटा? अच्छा ये क्या हो रहा? चलो व्हाइट ले लेते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन निकाला। क्या निकाला? और था क्या इनके पास? हाइड्रोजन। तो क्या पंप किया? प्रोटॉन। प्रोटॉन कहां पंप किया? जहां पर प्रोटॉन पहले से थे। पहले से थे तो एक्टिव की पैसे। बताओ यहां पर चैनल की जरूरत होगी, पंप, और इस पंप का नाम होगा प्रोटॉन। प्रोटॉन पंप में क्या की गई? एक्टिव पंपिंग। तो दूसरा पॉइंट हुआ एक्टिव पंपिंग ऑफ प्रोटॉन। एक्टिव पंपिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा
टू लिव। फिर मैंने कहा अभी रुकने वाला नहीं है काम। किसी ने कहा सर अब कहाँ जाएगा, अब इस बिटिया की भी इच्छा पूरी कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन जाएगा PS2 की PS1, PS1 से प्राइमरी एक्शन, फिर NADP+। पक्का? अभी बताओ इलेक्ट्रॉन कह रहे कि हाइड्रोजन, फिर से प्रोटॉन चुराया जाएगा। प्रोटॉन जब अब की बार चुराया जाएगा तो कहां से? स्ट्रॉन्ग चुरा लिया गया, लेकिन अपना ल्यूमेन में दिया गया कि नहीं? क्या बनाया? NADPH बन गया। और इस तरीके से हमने देखा कि दो प्रोसेस है जो प्रोटॉन चुरा रहे। एक है एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, बोलो क्या बेटा? एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन बाय NADPH reductase। बेटिया मुर्गा होगा तो नहीं खा के? आजकल बर्ड फ्लू फैला हो, मुर्गा सस्ता हो गया। अरे मुर्गा खोर यहां दे। ऑनलाइन वाले कहते होंगे कैसा टीचर है। अच्छा बताओ, NADPH बन गया। दो प्रोसेस हैं जो प्रोटॉन को कम कर रहे हैं, एक एक्टिव पंपिंग और एक एक्सट्रैक्शन। क्या दो प्रोसेस है जो यहां बढ़ा रहे हैं? एक फोटोलिसिस ऑफ वाटर और एक। इन तीनों वजह से यहां पर प्रोटॉन घटने लगा कि बढ़ने लगा? और वहां मतलब स्ट्रोमा में घटने लगा और लूमेन में pH बढ़ेगी घटी, और मामला बेसिक ही H+ आयन बढ़ने का मतलब pH घटना। और जैसे बेटा यहाँ पर प्रोटॉन बढ़ने लगे तो हमें चाहिए था एक जगह पर प्रोटॉन ज्यादा और एक जगह पर कम। इस जगह का नाम स्ट्रोमा। बुक यही पढ़ाना चाहती कि प्रोटॉन कितनी वजह से यहाँ पर बढ़ जाता है, और मैं वही पढ़ाना चाह रहा था, आप मजाक करने लगते हो। आइए पेज नंबर 213 की हर एक लाइन को समझ रहा है। Chemiosmotic hypothesis. Let us now try and understand how actually ATP is synthesized in the chloroplast. क्लोरोप्लास्ट में ATP कैसे बनती है, आओ इसका पता लगाएं। The chemiosmotic hypothesis has been put forward to explain the mechanism. Mechanism कौन सी है? Like in respiration, photosynthesis to ATP synthesis linked to development of proton gradient across membrane. बताइए केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस केवल बेटा एक जगह की दो जगह? एक माइटोकॉन्ड्रिया में कब? रेस्पायरेशन और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस। देयर इज वन डिफरेंस दो, हियर द प्रोटॉन अक्यूमुलेशन इज टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। हियर मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ है? इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। ओके, that is in lumen. In respiration, the proton accumulation in the intermembrane space of mitochondria when electron moves through the ETS। तो बताइए वो वाला चीज बाद में देखेंगे, अभी वाला देख लो। अभी वाले में क्या कह रहा है, वहां पर क्या अंतर है? वहां प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो रहा है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, और यहाँ मेम्ब्रेन के अंदर, अंदर मतलब ल्यूमेन। कैसे हो रहा है वो देखो आगे लिखा। लेट अस अंडरस्टैंड what caused the proton gradient across the membrane. We need to consider again the process that take place during the activation of electron and their transport to determine the step that cause the proton develop. यानी मुझे पूरी Z स्कीम फिर से पढ़नी पड़ेगी। आपको आता है Z स्कीम? इसके अलावा पढ़ सकते हो। PS2 से प्राइमरी EPS प्लास्टोसाइनिन, PS1 प्राइमरी NADP। उन्होंने कहा फिर से कंसीडर करनी पड़ेगी, कर लिया। आगे चलो, पहला पॉइंट जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, जो इन्होंने पॉइंट बनाकर लिखा है, पॉइंट ए। देखो, सिंस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, द प्रोटॉन और द हाइड्रोजन आयन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्युमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड। पहली वजह जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। क्या ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर है?
क्या इसी वजह से प्रोटॉन बना? और ये प्रोटॉन स्प्लिटिंग ऑफ की वजह से बना। मैंने लिखा है मैंने लिखा फोटोलिसिस, इन्होंने क्या स्प्लिटिंग बातें की है। दूसरी वजह थोड़ी लंबी है और इसको लोग समझ नहीं पाते। आइए पढ़ते हैं। As इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, इधर देखते जाओ, मैं जैसे बोलूं उधर देखो तो यही देखना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम के अक्रॉस मूव किया, ठीक, अक्रॉस फोटो सिस्टम, द प्रोटॉन ट्रांसफर्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन, इधर देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम से प्राइमरी एक्सेप्टर की तरफ गया, प्रोटॉन अंदर आ गया। क्या मतलब? फिर से जैसे ही इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम के अक्रॉस गया, प्रोटॉन अंदर आ गया। ये बात इतनी लिखी, बाद में एक्सप्लेन की, बाद में इसे एक्सप्लेन किया कि प्रोटॉन कैसे अंदर आया। फिर से लिख रहा हूं, एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, द प्रोटॉन आर ट्रांसफर्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इतनी लाइन को फिर से पढ़ो। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम के अक्रॉस मूव किया, वैसे ही प्रोटॉन अंदर आया। ये लिख रहे हैं, कैसे आया आगे लिखा। दिस हैपन, ये जो हुआ कैसे हुआ, कौन क्या हुआ, क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इधर गया तो प्रोटॉन अंदर आया। कैसे हुआ? देखो क्या लिखा। दिस हैपेंस बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन which is located toward the outer side of the membrane transfer its electron not to an electron carrier but to a hydrogen carrier। फिर से सुनो, अब मैं इसको अपने तरीके से भेज रहा हूं। This happened because primary acceptor of this electron transfer its electron not to the electron carrier but hydrogen carrier, and that hydrogen carrier is प्लास्टोक्विनोन। आगे सुनो। Hence this molecule remove proton। कौन सा मॉलिक्यूल? प्लास्टोक्विनोन। This molecule remove the proton from the stroma। कहां से? स्ट्रोमा। While transporting an electron। किस दौरान? जब वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, उसी दौरान उसने क्या चुरा लिया? क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका नाम क्या? हाइड्रोजन है। और वो क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? हाइड्रोजन। तो जब वो इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो क्या चुराएगा? प्रोटॉन। आगे चलो। When this molecule passes on its electron to electron carrier or the inner side of membrane to the साइटोक्रोम। किसको? साइटोक्रोम। इधर सुनो, जब ये बंदा अपना इलेक्ट्रॉन किसको पास करेगा? इधर देखो, जब ये बंदा अपना इलेक्ट्रॉन किसे पास करेगा? दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर को, जो इनर साइड रहते हैं। ये कौन है? साइटोक्रोम। तब ये इलेक्ट्रॉन देगा कि हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास क्या था? हाइड्रोजन। तो इसने हाइड्रोजन दिया, उससे क्या निकाला जाएगा? इलेक्ट्रॉन। क्या भेजेगा? प्रोटॉन। आगे यही लिखा, when this molecule passes on its electron to the electron carrier on the inner side of membrane, the proton is released into inner side of the or the lumen side of membrane। बताओ ये पैसिव होगा कि एक्टिव? तुम में से हर बच्चा कह सकता है कहां लिखा है एक्टिव। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं पूरी केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ूंगा और तुमसे बुलवाऊंगा कि एक्टिव कहां लिखा है और कहां लिखा है। एनसीआर। अभी तो सर केवल इतना लिखा है कि इन्होंने प्रोटॉन रिलीज कर दिया। इस पूरे पैराग्राफ को समझने में लोग कई बार मुझसे लड़े हैं। अभी भी किसी को दिक्कत हो तो मुझसे पूछ ले। मैं फिर से बोल रहा हूं, बिना देखे बोल रहा हूं। When the electron passes across the photosystem, proton move across the membrane। ये across the photosystem गया, वो across the membrane। This happens because electron from the PS2 reaches to the electron acceptor, which is situated outside, which passes its electron to not the electron carrier but hydrogen। During this transport of electron, it remove proton from stroma and make hydrogen, and then this pass its hydrogen to electron carrier, and he is again electron carrier, and we are passing him to hydrogen। What is extra? Proton, and that proton has been released to the inner cell।
and just because already proton is more in inner side, it is along concentration. क्या तो कोई मूर्ख भी बता सकता है कि it is passive की active। इस पूरी कहानी को मैंने इन शब्दों में लिखा, क्या? Active pumping of proton from stroma। आगे सुनो, third point, the NADPH reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane। तीसरा point, NADPH reductase भी किसमें located है? स्ट्रोमा से, along with the electron that came from or come from the acceptor or the electron of PS1। वो जो PS1 से इलेक्ट्रॉन आया है, प्रोटॉन are necessary for the reduction of NADPH to NADPH। this proton is also removed from stroma। मैंने क्या लिखा है इसके लिए? extraction of proton by NADPH reductase। ये लो पकड़ो बेटा, आगे तो मैं फिर पढ़ाऊंगा, फिर इनकी बुक लूंगा, ऐसी बात नहीं। पहले इतना बताओ, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने के तीनों तरीके बता पाओगे? बिना देखे? इधर बिना देखे बता पाओगे? बताओ। पहला फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर आउटर साइड की इनर साइड? वाटर टूटने पर प्रोटॉन बन रहा है, छोड़ा जा रहा है ल्यूमेन में, पहली वजह। दूसरी वजह याद है? अपनी भाषा में बताओ। जब प्रोटॉन फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसी दौरान प्रोटॉन मूव करता है इनर। पक्का? और यही बात शुरुआत में मैंने बता दी थी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोटॉन की एनर्जी से अलग नहीं। इधर चल रहा है इलेक्ट्रॉन तो इधर आ रहा है। तो चाहे तुम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के रेस्पेक्ट में देख लो, चाहे प्रोटॉन, दोनों अलग अलग देखने की जरूरत नहीं। कैसे हो रहा? दिस हैपेंस बिकॉज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरियर बंदा, इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिया? हाइड्रोजन कैरियर। और हाइड्रोजन कैरियर को क्या चाहिए? हाइड्रोजन। तुमने क्या दिया? इलेक्ट्रॉन। उसे क्या और चाहिए? प्रोटॉन। वो वहीं से चुराएगा जहां है। वो इनर साइड है कि आउटर साइड? तो आउटर साइड से चुरा लेगा, प्रोटॉन बनाकर हाइड्रोजन बना लेगा। अब किसको देगा? ईटीएस। ईटीएस इलेक्ट्रॉन कैरियर है, हाइड्रोजन क्या देगा? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन अंदर पंप कर देगा। तीसरा, जब इलेक्ट्रॉन NADP तक पहुंचेगा, प्रोटॉन की फिर जरूरत पड़ेगी। और इस तरीके से प्रोटॉन कहाँ बढ़ने लगेंगे और कहाँ कम लगेंगे। और जितने भी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हैं, कैसे? सब कुछ छोड़ दो। जितने भी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है वो एनर्जी बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पहाड़ चढ़ने पर एक्चुअली आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। जितना ऊपर जाओगे mgh में क्या बढ़ेगा? h। तो पहाड़ चढ़ना एक नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक इसी तरीके से जितने प्रोटॉन यहां बढ़ाते जाओगे, यहां पर प्रोटॉन की एनर्जी घटेगी। घटेगी क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्रोटॉन कहाँ कम है? स्ट्रोमा। कहाँ भरे जा रहे? एक्चुअली होना ये चाहिए कि इन्हें कहाँ आना चाहिए, और तुम भर कहाँ? इसका मतलब अलोंग के अगेंस्ट, और अगेंस्ट कोई काम हो रहा तो स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब प्रोटॉन की यहाँ एनर्जी कम की ज्यादा। तो जितना प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, प्रोटॉन की एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। और ये प्रोटॉन भागने की कोशिश करेगा, भागने दो, पर मेम्ब्रेन इज परमिएबल कि इम्परमिएबल। उसी समय इन्हें छोटी सी गुफा दिखाई पड़ी। ध्यान से सुनना। और इस गुफा का नाम था प्रोटॉन चैनल। फिर से बोलो। किसी ने कहा था पंप और चैनल एक ही बात है। नहीं, पंप ने प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाया, बनाया, और ये एक चैनल दिखाई पड़ा। इसका नाम है F0 पार्टिकल। बोलो। और ये CF0 कहलाता है, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट का F0 है। किसका? ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोप्लास्ट। और ये एक फिक्स मॉलिक्यूल है जो चैनल के रूप में पड़ा हुआ, CF0। और इसी में एक मूवेबल पार्ट है। कैसा? मूवेबल। इट इज F1। बोलो क्या? F1। और इसी को हम लोग बोलते हैं CF1। तो बताओ, दो लोग हैं, एक कौन? CF0, F1। अगर C हटा दो तो इट इज F0, इट इज F1। कौन मूवेबल? F1।
और कौन फिक्स? मेरे सर जब मुझे पढ़ाए थे तो मुझे आज तक वही एग्जाम्पल याद है। उन्होंने बोला सुनील तुमने गांव की चक्की के 2 पार्ट देखे? क्या तुम्हारे घरों में, कितने लोग गांव से हैं जिनके घरों में चक्की है? घर में हाथ चक्की देखी है? हाथ चक्की देखी है? मैंने तो अपने बचपन में अपनी माताजी को उस हाथ की चक्की में गेहूं पीसकर आटा बनाते देखा है। तब मुझे याद है। तो उसमें भैया उसमें नीचे वाला पार्ट फिक्स और ऊपर, और एक तरफ से गेहूं डाला और आटा निकला, गेहूं आटा। लेकिन ऐसे नहीं, जब तक चक्की घूमेगी नहीं आटा निकलेगा नहीं। अब सुनो, चक्की ये रही फिक्स, और ये जब तक ये घूमेगी तो गेहूं जाएगा और आटा निकलेगा नहीं। याद रखना, CF0 और CF1 में these both molecule are known as ATP synthetase। फिर से बोलो, इन एंजाइम का नाम है ATP सिंथेटेज। ये चौकी चैनल में ही पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम एंजाइम भी मान लेते हैं। अब सुनो, प्रोटॉन कह रहा मुझे बाहर निकालो, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है यार, तुम भरते जा रहे हो। बोले प्रोटॉन के लिए परमिलिटी नहीं है। तभी उन्हें गुफा दिखाई पड़ी कि यहाँ से निकला जा सकता है, और जब वहां से निकलने की कोशिश किया तो क्या हुआ, ये हाई एनर्जी प्रोटॉन जब भी यहाँ से बाहर निकले एनर्जी गेन किए कि लॉस? पहाड़ चढ़ने में MGH बढ़ रही, पहाड़ उतरने में एनर्जी गेन हो रही कि लॉस? तो जैसे ही प्रोटॉन अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भागे भाइयों बहनों, इन्होंने एनर्जी गेन की कि लॉस? और उस लॉस होती एनर्जी से कौन मूव करने लगा? कौन? CF1 घूमने लगा। CF1 घूमने लगा, क्या चलने लगी? चक्के। कौन फिक्स? कौन मूवेबल? CF1 चलने लगी। और जैसे ये चलने लगी, इसमें बैठे थे ADP। फिर से बोलो, और ADP में क्या जुड़ने लगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या बनने लगा? तो जितना प्रोटॉन यहाँ घुसता जाएगा एनर्जी बढ़ती जाएगी, उतना प्रोटॉन यहाँ से निकलता जाएगा, चक्की चलती जाएगी। चक्की से गेहूं आटा निकलता। व्हाट इज आटा? तो जितना ज्यादा प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा, जितना ज्यादा प्रोटॉन में एनर्जी उतनी ज्यादा प्रोटॉन भागेंगे टुवर्ड्स स्ट्रोमा, मेम्ब्रेन परमेबल की इम्परमेबल। क्या मिलेगा? चैनल। इस चैनल का नाम प्रोटॉन चैनल। बोलो, इसे कितने पार्ट? इसी का नाम ATP सिंथेटेज भी है। कितने पार्ट? 2। एक कौन? CF0, एक CF1। कौन फिक्स? कौन थ्रू एंड थ्रू? CF1। कौन मूवेबल? प्रोटॉन अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ भागे, और जैसे ही भागे तो एनर्जी रिलीज की। कौन मूव किया? किसके ऊपर? CF1। चलने लगा। कौन बैठा था? ADP। क्या जुड़ा? क्या बनने लगा? चक्की चलने लगी। गेहूं आटा, गेहूं ADP। जब तक चक्की चलती रहेगी तब तक ATP। चक्की तभी तक चलती रहेगी जब तक प्रोटॉन आता रहेगा, एनर्जी निकलती रहेगी, चक्की चलती रहेगी। प्रोटॉन तभी आता रहेगा जब तक फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती रहेगी, एक्टिव पंपिंग होती रहेगी, एक्सट्रैक्शन होता है, लाइट रिएक्शन होती। जब तक लाइट रिएक्शन होती रहेगी चक्की ATP बनता रहेगा। हाइपोथेसिस का नाम कीमो। बोलने वाले 2 थप्पड़ मारूंगा। कीमो की केमी, उसके आगे की लाइनें, लाओ बिटिया, उसके आगे की लाइनें पढ़ दे रहा हूं क्योंकि घर जाके तुम वो भी ढूंढोगे कहां एक्टिव लिखा है। Hence within the chloroplast, hence within the chloroplast, प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा डिक्रीजेस इन नंबर। बताओ प्रोटॉन कहां डिक्रीज हो गए? While in the lumen there is an accumulation of proton। कहां बढ़ गए? lumen। This create proton gradient across the thylakoid membrane। किसके along? मैंने बताया था 4 चीजें चाहिए। एक जगह प्रोटॉन ज्यादा, एक जगह कम, बीच में मेम्ब्रेन। ओके,
This creates the proton gradient across the thylakoid membrane, as well as miserable decrease in pH in the lumen. Lumen में pH कम हो गया. Why are we so interested in proton gradient? This gradient is important because it's breakdown of the gradient that lead to the synthesis of ATP. कहते हैं हम इतना gradient में क्यों gradient चल रहा है? क्योंकि gradient ना होगा तो ये ग्रेडियंट की वजह से हाई से लो की तरफ, और ग्रेडियंट टूटेगा, और ग्रेडियंट टूटेगा नहीं तो एटीपी, जितनी जल्दी ग्रेडियंट टूटेगा एटीपी उतनी जल्दी बनेगी. आगे, द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन. फिर से, इट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा. कहां से कहां? ल्यूमेन टू स्ट्रोमा थ्रू ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल. इन्हीं का नाम, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल का नाम CF नॉट, CF ऑफ ATP सिंथेटेज. बताओ प्रोटॉन चैनल कौन है? CF नॉट. तो जिन लोगों को लग रहा था कि सर पंप तो बोले हैं चैनल नहीं बोले, तो चैनल भी चाहिए. किसने बनाया था प्रोटॉन ग्रेडियंट? पंप. किसने प्रोटॉन ग्रेडियंट तोड़ा? नहीं आया? किसी को दिक्कत? आगे, द ATP synthetase enzyme consists of two parts. One called that CF naught is embedded in thylakoid membrane and form the transmembrane channel. Again फिर से इन्होंने बोला transmembrane channel that carries out facilitated diffusion of proton across the membrane. बताओ इस चैनल का नाम ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, जिसको मैंने क्या नाम दिया? प्रोटॉन चैनल. और एनसीईआरटी क्या बोलती है? CF नॉट. इट इज फिक्स और मूवेबल. आगे चलो. द अदर पोर्शन इज कॉल्ड एज CF1. दूसरा पोर्शन क्या कहलाता है? CF1 एंड प्रोड्यूस एन आउटर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑन द साइड दैट फेसेस स्ट्रोमा. तो बताओ CF1 किधर है? ल्यूमेन साइड की स्ट्रोमा. आगे चल रहा हूं. द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्रेडियंट प्रोवाइड एनफ एनर्जी टू कॉज द conformational changes CF naught particle of the ATP synthesis, which make the enzyme synthesis several molecule of energy packed ATP. बोलते हैं जैसे ही प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटा मतलब प्रोटॉन अपनी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, तो बताओ इन्होंने क्या रिलीज की? एनर्जी. इससे कौन चेंज हुआ? CF नॉट. CF1 में कन्फर्मेशन चेंजेस आए, और यहाँ कौन बैठा है और इसने क्या बनाना चाहिए? मैं हर एक लाइन पढ़ रहा हूं, और अगली वो लाइन जो मैं पढ़ूंगा ये मैंने सबसे पहले पढ़ाई थी. यानी अब जो लाइन आ रही है वो मैंने सबसे पहले पढ़ाई थी. बताओ क्या क्या जरूरी है? 4 याद है? एक प्रोटॉन मेम्ब्रेन, प्रोटॉन चैनल. आगे देखो, केमी ऑस्मोसिस रिक्वायर अ मेम्ब्रेन, अ प्रोटॉन पंप, अ प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड ATP synthetase. What is ATP synthetase? ATP synthetase is ATP synthase. किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो खड़े हो. मामला दबा नहीं रहे बेटा. ये कौन तुम्हें जो क्रिमिनल वाली मामला दबा दिया जाएगा? दबा नहीं दिया जाएगा, मामले का तुष्टीकरण किया जाएगा. जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक मामले को उछाल कर संसद में पारित किया जाएगा, और जब तक आप संतुष्ट नहीं देंगे, ध्वनि मत से पारित नहीं करेंगे, तब तक ये बात की जाएगी. है कोई नहीं. महामहिम लोकसभा अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, माननीय सदस्यों अगर आपके मन में कोई विचार है तो आप इसे प्रकट या फिर प्रस्तुत कर सकते हैं. दब गई? अच्छा बताओ कितनी चीजें चाहिए? 4. एक मेम्ब्रेन, प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन चैनल. कौन प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएगा?
और कौन तोड़ेगा? प्रोटॉन चैनल को ही किस नाम से जानते हैं? एटीपी। मैंने सिंथेटेज लिखा, वो सिंथेज बोला, बस इतनी सी बात, वही बात। बहुत ही मारेंगे। आगे सुनो, अब आगे सुनना, ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ ग्रेडियंट और हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। कह रहे हैं एनर्जी यूज करते हैं, फिर से, एनर्जी इज used to pump proton across the membrane to create the gradient, यानी ग्रेडियंट पैदा करने के लिए एनर्जी यूज करके हम प्रोटॉन को मूव कराते हैं। और ये एनर्जी यूज करके कौन सी चीज होती है? रिलीज कराया था, एक्टिव की पैसिव? एक्टिव। तो प्रूव कर दिया, ये चैनल ही है कि पंप है। आगे, ATP synthase has the channel that allows diffusion of proton back across the, तो बताओ ये कैसा है? एक्टिव। और ये पैसिव। तो जब ये डिफ्यूजन हो रहा होगा तो एनर्जी गेन की लॉस, किसमें? चेंज, CF1। CF1 ने क्या चालू किया? ADP से ATP। फिर से कौन पढ़ दे? आगे, यस सर, फिर से। Chemiosmosis require a membrane, a proton pump, a proton gradient and synthase। ये चार चीजें हो गई। आगे, energy is used to pump proton across the membrane to create gradient। ये किस वाली एनर्जी की बात कर रहे? ये यूज कर रहे कि ये जब क्रिएट करना है क्या? ग्रेडियंट। इसीलिए एनसीईआरटी सबसे डिफिकल्ट किताबें हैं, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो, अचानक यहाँ की बात यहाँ कैसे चालू हो गई। तो ग्रेडियंट बनाने के लिए एनर्जी यूज करके प्रोटॉन को ट्रांस मेम्ब्रेन में डाला गया था। और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटॉन केवल एक ही बार आया है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन से आया नहीं है। और ये ट्रांस मेम्ब्रेन से भी नहीं आया है, क्योंकि फोटोलिसिस से आया है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन से प्रोटॉन एक ही बार आया है, जब कौन लाया? प्लास्टो को। और उसमें क्या यूज की गई? एनर्जी। हेंस प्रूफ दिस प्रोटॉन इज पैसिव की एक्टिव। व्हाट माय पॉइंट? और इसमें पंप शब्द यूज किया है ठीक इसके पहले, तो वो पंप ही लाए हैं जो यहां लेके आए। आगे चलो। ATP synthase has the channel that allows diffusion of proton back across the membrane. This release enough energy to activate ATP synthase enzyme that catalyze the formation of ATP। मैंने बोला था जो एनर्जी यहाँ पर पुट की गई, इसकी वजह से प्रोटॉन लो एनर्जी की होगी, हाई। और इस हाई एनर्जी से प्रोटॉन अपनी हायर से लोअर जाते ही क्या निकाली? एनर्जी। किसने घूमना चालू किया? सिफोन। किसके ऊपर? CF ना, क्या बनने लगी? ATP। आगे, along with the NADPS produced by the movement of electron, the AT will be used immediately in the biosynthetic reaction taking place in stroma। स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन होती है? तो जो ये ATP बनी है और साथ में NADPH बने हैं, वो कहाँ यूज होंगे? लाइट में कि डार्क में? This was the every single line of the chemiosmotic hypothesis। मैंने एक लाइन भी नहीं छोड़ी। अभी भी नहीं आया। अब ये मत कहना कि सर केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस समझ में नहीं आई। अब मैं आसान से पूछ सकता हूं आपसे और आपको बताना पड़ेगा। बताओगे? बताओ, पहले ऑस्मोसिस क्या होती है बताओ? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर थ्रू सेमी। अब की बार में ऑस्मोसिस पढ़ाया कि केमी? और केमी ऑस्मोसिस पढ़ाया इट्स द मूवमेंट ऑफ केमिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। पक्का? फिर मैंने केमिकल का नाम बताया, नाम बताओ। प्रोटॉन है। मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल। कितनी चीजें जरूरी हैं? तुमने देखा जो आखिरी में उन्होंने पढ़ाया, मैंने उसे पहले भी पढ़ाया। चार याद है? एक कौन? प्रोटॉन मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन चैनल दैट इज आल्सो नोन एज ATP सिंथेज। मैं सिंथेटेज बोल रहा था, वो सिंथेज। ठीक, बात नहीं बेटा, पहले बोल दिया था अंग्रेजी हमारी अच्छी नहीं है। और जिसकी अंग्रेजी जो हमको टोका उसकी भी अच्छी नहीं है, हम उसको जानते हैं।
लेकिन वो हमको करेक्ट करने में उसको मजा आता। देखा सुनील सर को नहीं आता था, हमने बता दिया। हम जिंदगी भर सिंथेटेज ही बोलेंगे बेटा, क्योंकि कहीं कहीं पर सिंथेटेज भी है, और जहां जहां है वहां के हिसाब से मैं करेक्ट, यहाँ के हिसाब से तुम करेक्ट। पर क्यों आप बताओ? अब बताओ, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए जेड स्कीम आनी चाहिए। प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के तीनों तरीके याद हैं? क्या तुम बिना किसी लाग लपेट के वो 3 लाइनें बोल सकते हो? पहला, फोटोलिसिस एक्टिव पंपिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्टोमक टू यूरिन, एक्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। क्या ये अपनी भाषा है? एनसीईआरटी की भाषा बोल सकते हो? पहला, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। दूसरी लैंग्वेज बोल पाओगे? जैसे ही इलेक्ट्रॉन अक्रॉस जाएगा प्रोटॉन अंदर आएगा। और ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स। दिस हैपेंस कैसे होगा याद है? तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा प्लास्टोक्विनोन में, तो प्लास्टोक्विनोन एक हाइड्रोजन कैरियर है, और वो इलेक्ट्रॉन लेने के साथ साथ प्रोटॉन चुराएगा। कहां से? अपने आप को रिड्यूस करेगा, फिर पूरा हाइड्रोजन ईटीएस को देगा, ईटीएस उससे इलेक्ट्रॉन निकालेगा। प्रोटॉन की पंपिंग, एक्टिव की पैसिव। यहीं पर ये बात लिखी नहीं है, अगले क्वेश्चन में लिखी है, एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू बिल्ड प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये यही लिखा की बात। इसी को मैंने क्या बोला? एक्टिव पंप। फिर इलेक्ट्रॉन गया PS1, फिर प्लास्टोसाइनिंग, कहाँ? प्लास्टोसाइनिंग, और फिर NADP, और फिर से ये इनर साइड के आउटर, इसे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या चाहिए? प्रोटॉन, और वो प्रोटॉन को उठाएगा और प्रोटॉन लेकर के बनाएगा NADPH। 2 वजह हैं जिनसे प्रोटॉन कम होगा, स्ट्रोमा। 2 वजह है जिनसे प्रोटॉन बढ़ेगा, ल्यूमिन। यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ती हुई एनर्जी, क्या ये प्रोटॉन बाहर भागेंगे? जगह मिलेगी? तभी उन्हें चैनल मिला। उसका नाम है ATP सिंथेज। 2 पार्ट है, F0 F1, C लगा लेना पक्का। इसमें से एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है, सॉरी जाने, उसमें एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है, सॉरी, अरे बस ऐसे ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल से प्रोटॉन भागा, कहां से कहां? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन टू लोअर कंसंट्रेशन, और एनर्जी गेन की लॉस। और इस वजह से चक्की चालू, एक फिक्स और एक कौन मूव करने लगा, और जो मूव करने लगा उसमें कोई बैठा है? जितनी प्रोटॉन निकलेंगे चक्की उतनी तेज, जितनी तेज उतने ATP। इट इज नोन एज केमिओस्मोटिक। नहीं आया? बड़े अच्छे बच्चे हो, मुझे लग रहा था कि आज समय नहीं बचेगा, बचा लिया तुमने आधा घंटा। आइए आगे पढ़ते हैं। अरे वेयर डज ATP, खिचड़ी खानी? देखो, जब भी मुझे लगता है तुम लोगों ने अच्छा काम किया, तुम तुरंत टाइम वेस्ट कर रहे हो। पता है, इस केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस को कई बार पढ़ाते पढ़ाते मैंने 2-2 घंटे पढ़ाया है, और बच्चों को समझ में नहीं आया। मैं वही तरीके, वही, लेकिन स्टूडेंट क्या होता है, ये तुम्हारे मूड पे डिपेंड करता है। आज तुम फ्रेश आए हो एकदम, और तुम्हें नहा के आए हो? अच्छा, आज मकर संक्रांति है, माघ मेला चालू हो गया क्या? मेरे बच्चों, जब भी आप लीड लो उसे बरकरार रखो। ऊंचाई पर पहुंचना आसान है, लेकिन बने रहना मुश्किल। तो जो तुमने टाइम बचाया है, इसको तुम डार्क डायरेक्शन में यूज करो। अगला टॉपिक है, वेयर डज लिखा क्या? सॉरी, वेयर आर ATP and NADPH। सबसे पहली बात तो ये हेडिंग ही मुझे समझ में नहीं आई थी।
काफी दिनों तक पढ़ाते पढ़ाते मैं पढ़ा देता था, समझ में नहीं आता था ये क्या पढ़ा रहा हूँ। फिर बाद में मतलब अरे यार जो सिंपल बात है, एक रिएक्शन कौन थी, लाइट। अरे रुको, बोले लाइट रिएक्शन हो रही थी ग्रेना में, कहां पर, ग्रेना। और इसी लाइट रिएक्शन के दो प्रोडक्ट, एक कौन, ATP और एक साइक्लिक और नॉन साइक्लिक क्या आता है बताओ। साइक्लिक में केवल, नॉन साइक्लिक दोनों। इसीलिए मैं कहता हूं द कंप्लीट light reaction is non-cyclic because it will produce both ATP, because both ATP and NADPH they are required in dark reaction, and this dark reaction happen in graminia or stroma। मतलब लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही थी, ग्रेना। तो ग्रेना में बने ATP और NADPH को भेजा जाएगा कहाँ, स्ट्रोमा। और बात एक ही जिले की है, कैसे, इस जिले का नाम क्लोरोप्लास्ट है। क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बने ATP NADPH कहाँ भेजे जाएंगे, और स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन होगी, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके क्या बनाया जाए, ग्लूकोज। एंड दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज बायोसिंथेटिक रिएक्शन। फिर से बोलो, दिस रिएक्शन इज नोन एज बायोसिंथेटिक रिएक्शन। And why this is known as biosynthetic reaction? Just because यहाँ पर ग्लूकोज की सिंथेसिस हो, and this is enzyme dependent process, highly enzyme dependent process, बहुत ज्यादा एंजाइम पे डिपेंडेंट है। और एंजाइम डिपेंडेंट जो प्रोसेस होते हैं बेटा, ये लिक्विड मीडियम में होते हैं, मेम्ब्रेन की बजाय लिक्विड मीडियम में होते हैं। दे हैपन इन स्ट्रोमा। किसमें होते हैं, स्ट्रोमा। तो कोई मुझसे पूछे कि डार्क रिएक्शन इज द गुड नेम और मिसनोमर, मैं पहले ही बोल चुका था, क्योंकि डार्क रिएक्शन से ऐसा लगता है कि अंधेरे में होता होगा। अगर मैं अंधेरा कर दूं तो क्या नहीं होगी, और लाइट रिएक्शन नहीं हुई तो ATP NADPH, और अगर ATP NADPH नहीं बने तो डार्क रिएक्शन भी, तो क्या अंधेरे में रिएक्शन चलती रहेगी, कुछ देर चलेगी उसके बाद बंद। क्यों कुछ देर चलेगी, क्योंकि कुछ देर लाइट रिएक्शन में बने हुए ATP NADPH ऑलरेडी बने हुए वो यूज होते रहे और फिर वो भी खत्म हो जाए, तो बताओ ये रिएक्शन आगे चलेगी कि नहीं चलेगी। तो बोलते हैं डार्क रिएक्शन दैट इज बायोसिंथेटिक रिएक्शन। इसकी डिस्कवरी में एक महान साइंटिस्ट का नाम आता है, इनका नाम है कैल्विन। फिर से बोलो, पूरा नाम है मेल्विन कैल्विन। फिर से बोलो, आइए मेल्विन कैल्विन की कहानी आपको सुनाते हैं और उससे हमें क्या पता चलेगा वो भी पता चलेगा। तो बताओ क्या आपको समझ में आ रहा है? जब हेडिंग लिखते हैं वेयर आर ATP and NADPH यूज्ड, तो पहले पूछो ATP NADPH कहाँ से आए। लाइट रिएक्शन कितने प्रकार की, एक कौन सी, नॉन साइक्लिक। एक कौन है नॉन साइक्लिक, कंप्लीट के इनकम्प्लीट, कंप्लीट। साइक्लिक में केवल ATP, और ये जो ATP NADPH बने वो कहाँ यूज हुए, डार्क रिएक्शन ग्रेना में, किस स्ट्रोमा, लाइट। तो ग्रेना के बने हुए प्रोडक्ट कहाँ भेजे गए, स्ट्रोमा, ताकि क्या करें, CO2 से ग्लूकोज, और ग्लूकोज बनाना इज बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस, और बायोसिंथेसिस करने वाले इस प्रोसेस का नाम बायोसिंथेटिक रिएक्शन। किसने प्रूव की, मेल्विन कैल्विन। हटा दें, आइए मेल्विन कैल्विन के बारे में कुछ बात करते हैं। कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में एक बड़ी दुर्घटना हुई, बहुत बड़ी दुर्घटना, बुरी दुर्घटना है, और दैट्स वाई मैं कैमरे के सामने भी बोल रहा हूँ, मुझे डर नहीं लगता, अमेरिका मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसने परमाणु बम डाला। कौन सा, कहाँ पर डाला, जापान के 2 शहरों, एक कौन, हिरोशिमा, और कौन, नागासाकी। जब ये बहुत बुरी तरीके से पर्ल हार्बर में हारे, तो इनके पास केवल एक ही उपाय था कि ये परमाणु बम डाल दें, आप एटम बम बोलते हैं, डाल दिया। और नागासाकी और हिरोशिमा में भयानक रेडियो एक्टिविटी फैली, और उस रेडियो एक्टिविटी की वजह से बहुत लोग तो तुरंत मर गए, तुरंत। और आज तक वहां पर म्यूटेटेड लोग पैदा हो रहे हैं, म्यूटेशन हो रहा, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी कॉज द म्यूटेशन। तो एक तो तुरंत उन्होंने नुकसान किया जापान का,
और दूसरा जानते हो, इन्होंने एटम बम डाला और सद्दाम हुसैन का कौन सा देश था, इराक, उसको क्यों पकड़ा, किस जुर्म में? कहा कि तुम्हारे पास परमाणु हथियार है। और ये कौन कह रहा? जिसके पास खुद डॉक्टर बन के अमेरिका जाना, यहां पर तुम्हारी जरूरत ज्यादा है। यहां गरीब लोग एक 10-10 हजार 50-50 हजार लोगों के बीच में एक पैक है, झोला छाप ढाककर, जहां पर तुम्हारी जरूरत है। कुछ तो डॉक्टर कम बनते हैं और कुछ बनते हैं तो पढ़ाने लगते हैं। इसलिए पढ़ाने लगते हैं ताकि और डॉक्टर बन सके, है ना। तो एक डॉक्टर अगर अपनी जीवन में 1000 डॉक्टर पैदा कर दे तो उसका जीवन सफल हो गया, पक्का। तो मेरा जीवन सफल करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है, और वो तुम निभाओगे। सेलेक्ट हो गए? प्लीज सेलेक्ट हो जाना। चाहे तो तुम मेरी जितनी भी, मतलब चाहे मेरी दधीच सुने, दधीच एक बहुत बढ़िया बंदे थे जिनकी हड्डियां लेकर वज्र बनाया गया था, याद है? तो हमारा सब पर सेलेक्ट हो जाओ सौरभ। मोह माया चाहे रहे चाहे, समझ रहे हो? सिलेक्शन करके दिखाई पड़ना। तो भैया अमेरिका ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में ये लोगों के दिमाग में डाल दिया कि रेडियो एक्टिविटी अच्छी चीज नहीं। उस वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद एक साइंटिस्ट कहता है कि ये हम पे डिपेंड करता है कि आग अच्छी है कि बुरी। हम उस आग में खाना बनाएंगे तो अच्छा, घर जला देंगे तो बोले रेडियो एक्टिविटी का गुड यूज भी है, गुड वर्क भी। और पहली बार वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद मेल्विन केल्विन ने एक एल्गी के ऊपर रेडियो एक्टिविटी से प्रूव किया। लोगों ने कहा कि भैया, लोगों ने कहा कि ग्रीन प्लांट, कौन प्लांट? ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक एल्गी लिया। अब की बार ये एल्गी था क्लोरेला। बताओ TW एंगलमैन ने कौन लिया था? क्लैडोफिला। और इस क्लोरेला को इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का रेडियो एक्टिव कार्बन खिलाया और कहा कि अब मैं सनलाइट डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं? सनलाइट। फोटोसिंथेसिस के लिए कितनी चीजें? अच्छा, यस और नो? एक कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, क्लोरो। और क्लोरेला हरा है, क्लोरोफिल है। तो बोला गया कि ये ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्लूकोज। और इन्होंने देखा कि ग्लूकोज वाकई रेडियो एक्टिव था। कैसा था? तो इन्होंने कहा कि रेडियो एक्टिव कार्बन ग्लूकोज में गई होगी, तभी तो ये रेडियो एक्टिव हुआ होगा। इसका मतलब इसी कार्बन डाइऑक्साइड जिसको रेडियो एक्टिव किया था, वही कार्बन डाइऑक्साइड एक दिन किसमें कन्वर्ट होगी। तो इन्होंने पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का पाथ ट्रेस किया, एंड दैट्स व्हाई हिज टेक्निक इज नोन एज रेडियो ट्रेसर टेक्निक। इनकी टेक्निक का नाम है रेडियो ट्रेसर टेक्निक। और रेडियो एक्टिविटी से इन्होंने ये प्रूफ किया कि वाकई कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है। लेकिन इस प्रूफ करने के दौरान इन्होंने एक साइकिल बताई। कौन सी साइकिल? एंड दैट इज नोन एज केल्विन साइकिल। फिर से बोलो। और इन्होंने बोला इस केल्विन साइकिल को पूरा करके कोई भी ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाता है? ग्लूकोज। लेकिन ये हर बार देखते थे, क्या हर बार देखते थे कि जो इनका पहला प्रोडक्ट बनता था वो ग्लूकोज नहीं था। पहला प्रोडक्ट था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। हर बार वो देखते थे कि इनकी साइकिल का जो प्राइमरी प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट है, वो ग्लूकोज नहीं। नो डाउट आखिर में ग्लूकोज बनता था, लेकिन जो पहला प्रोडक्ट था वो था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एवरीवन हियर, दिस इज CH2OH, CHOH and CH2OS. What it is? Glycerol. Now
दिस इज ग्लिसरिक एसिड, बोलो, जिसकी तीसरी पोजीशन पे फॉस्फेट, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मैं फिर से बता दूं, कुछ लोग ऑनलाइन ये वीडियो देख रहे हैं, ये टेक्निकली करेक्ट फार्मूला नहीं है। मैं केवल फॉस्फेट दिखाने के लिए फॉस्फेट यहाँ लगा रहा हूँ। फॉस्फेट लगाने का तरीका आई नो, कल को कोई फार्मूला बोल दे कि सर ने सुनील ने गड़बड़ पढ़ा दिया था। इट इज फॉस्फोरिक एसिड, ये एसिडिक ये अल्कोहलिक निकाल दीजिए, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, इट इज नोन एज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। पर मैं हर बार दिखाऊंगा ऐसे, समझे ऑनलाइन वालों? यही सब करते हैं, आप लोग नहीं करते। तो बताओ इसका नाम क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एंड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड having how many carbon? See it, 1, 2, 3। तो इनका पहला प्रोडक्ट हमेशा 3 कार्बन का बनता था, इसीलिए उन्होंने इस केल्विन साइकिल का नाम और रखा C3 साइकिल। तो मेल्विन केल्विन ने बताया कि मेल्विन केल्विन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जब कभी भी क्लोरेला को कार्बन डाइऑक्साइड खिलाई जाए, क्लोरेला क्या बना देता है? ग्लूकोज। एक स्टेप में कि मैनी स्टेप? और उस मैनी स्टेप की साइकिल का नाम क्या इन्होंने अपने नाम पर उस साइकिल का नाम रखा? नाम बताओ। केल्विन साइकिल। और केल्विन साइकिल का पहला प्रोडक्ट क्या था? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर से बोलो। और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कितने कार्बन? 3। और इसीलिए साइकिल का दूसरा नाम C3। पक्का? अच्छा, केल्विन के बाद भी बहुत सारे लोग आए, जैसे कि एक ग्रुप है साइंटिस्ट का नाम है हैच एंड स्लैक। और हैच एंड स्लैक ने कहा कि जरूरी नहीं कि हर बार प्राइमरी प्रोडक्ट 3 कार्बन का ही हो, कभी कभी प्राइमरी प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट जो बना वो 4 कार्बन का भी बनता है। और ये 4 कार्बन के प्रोडक्ट का नाम उन्होंने रखा ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। ये बात और है कि इनकी भी साइकिल में अंततः क्या बना? ग्लूकोज। बताओ, केल्विन की साइकिल में भी अंततः क्या बना? ग्लूकोज। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? इनका पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन, इनका पहला 4। इनके पहले प्रोडक्ट का नाम 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इनके ऑक्सैलोस, इसलिए इनकी साइकिल का नाम C4 साइकिल। इसका मतलब ग्लूकोज बनाने के एक रास्ते के 2। इसका मतलब बायोसिंथेटिक फेज या फिर डार्क रिएक्शन, बायोसिंथेटिक फेज या फिर डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनाने की एक साइकिल की 2। एक का नाम C3, एक का नाम C4। C3 बताने वाले मेल्विन केल्विन, C4 हैच एंड स्लैक। इनका भी आखिरी प्रोडक्ट ग्लूकोज, लेकिन इनका पहला प्रोडक्ट 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इनका ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, इसलिए इनकी साइकिल का नाम C4, इनकी C3। तो बताओ डायरेक्ट रिएक्शन में कितनी साइकिल पढ़नी है? पहला C3, दूसरा। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से हमारा अगला टॉपिक क्या होना चाहिए? C3 साइकिल पढ़ें? जाओ 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 जाओ, टेक केयर, हैप्पी मकर संक्रांति। शाम को आ रहे हो? छुट्टी तो नहीं चाहिए? चलो ठीक है, शाम को हम लोग इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल सक्सेशन वगैरह खत्म करते हैं। टेक केयर, शाम को आओ। टेक केयर, गुड लक।